परिवार बचते हैं, संयुक्त परिवार बचता है, हमारे रिश्ते बचते हैं, तभी ये विभाजन बचता है। एक ऐसा सामाजिक परिदृश्य है, हम सभी केंद्रीय परिवारों में सिमटते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में सिमटते जा रहे हैं, और वो सिमटन हम सबको कहीं न कहीं पीड़ित करती है। हमारे अपने पूर्व में जो बड़े परिवार थे, वो अब किस्से कहानियों में सीमित हो गए। सबके परिवारों के किस्से होंगे, कई बार बहुत आवश्यक भी होता है, लेकिन कई बार अनावश्यक भी होता है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। युवा तरुणाई यहाँ बैठी हुई है, जिनको आगे अपना जीवन बढ़ाना ही बढ़ाना है। हमारी पीढ़ी के साथ तो जो होना था हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, बचा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस युवा शक्ति को, इस युवा पीढ़ी को तो आगे बहुत लंबा जीवन खुशियों से जीना है, अच्छे से जीना है। विभाजन उसमें कहीं शामिल ना हो, ये प्रयास सामूहिक रूप से आपको करना चाहिए। जहां तक विभाजन विभीषिका का सवाल है, ये विभाजन कोई एक दिन में नहीं आया। रेडक्लिफ को बुलाया गया न्यूट्रल व्यक्ति के तौर पर, 35 दिन का उसको वक्त मिला, 35 दिन उसने रेखा खींची और बांट दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हिमालय का क्षेत्र है, इस पर तो कोई चढ़ता ही नहीं था। इस पर चढ़ाई करने वाले जो हमारे समाज के, चाहे वो नेपाल के लोग रहे हों, चाहे भारत के लोग रहे हों, जो आज भी एक्सपीडिशंस की अगुवाई करते हैं, उनके द्वारा वो नक्शा बनाया गया था। 35 दिन का समय मिलता है, जून में उसकी नियुक्ति होती है, जून 47 में, शायद 5 जून है, इतिहास वाले करेक्ट कर लेंगे। 5 जून को रेडक्लिफ की नियुक्ति होती है, आने में उसको 5-7 दिन लग जाते हैं, कुल मिला करके उसको 5 हफ्ते का समय दिया जाता है। 3 दिन में वो सारे काम कर देता है, 36 घंटे में सारा काम करता है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता करना क्या है। तो माउंटबेटन साहब ने जो उसको समझाया तटस्थता के नाम पर, रेडक्लिफ ने वो कर दिया। एक पेंसिल लेकर के उसने भारत को बांट दिया। और जब भारत को बांटा तो इसकी संस्कृति को बांटा, सभ्यता को बांटा, इसकी विरासत को बांटा। इसका जो वैचारिक प्रवाह था उसको रोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि मैं इस वैचारिक प्रवाह पर क्यों जोर दे रहा हूं। जब पुर्तगाल से और स्पेन से एक्सपीडिशन शुरू हुए भारत को खोजने के, जब वास्को डी गामा चला, कोलंबस चला, तो भारत को खोजने निकले। और उस वक्त भारत की जो इकोनॉमी थी, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी इकोनॉमी थी। हमको अगर कोई compete कर रहा था या जिससे हम प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तो वो चाइना था। अंगस मेडिसिन ने 2000 वर्षों का आकलन किया, भारत के आर्थिक इतिहास का भी किया। नाम तो सिर्फ उसका है, लेकिन 120 रिसर्च स्कॉलर उसके साथ थे। और उसने पाया कि 1700 में भारत की जो इकोनॉमी है वो 24 से 26% पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का शेयर था। कभी चाइना हमसे ऊपर जाता था, कभी हम चाइना से ऊपर जाते थे। अब सवाल है कि 1700 क्यों महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में
आकर के स्थापित हो चुकी है। वास्को डी गामा भारत पहुंचा, उसके बाद पोर्चुगीज आए। दक्षिण भारत में उन्होंने अपना केंद्र बनाना शुरू किया। केंद्र बनाने में भी बुराई नहीं है, आप आए हो, व्यापार का रास्ता ढूंढने आए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आते ही चर्चेज का गठन क्यों हो गया, मिशनरीज का गठन क्यों हो गया? और वास्को डी गामा कोई प्रोफेसर तो था नहीं, कोई ट्रेडर भी नहीं था,